हेलो दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद केडी पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं उत्तर प्रदेश पीसीएस प्रीलिम्स परीक्षा 2017 के सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र का विस्तृत व्याख्यात्मक हल। तो आइए बिना किसी देरी के बढ़ते हैं अपने पहले प्रश्न की ओर। ऋग्वेद के कई परिच्छेदों में प्रयुक्त अघन्या शब्द संदर्भित है। प्रश्न कह रहा है कि अघन्या शब्द संदर्भित है। सही जवाब होगा ऑप्शन सी, गाय के लिए। ऋग्वेद के कई परिच्छेदों में प्रयुक्त अघन्या शब्द गाय के लिए प्रयुक्त हुआ है। गाय सबसे महत्वपूर्ण पशु थी। गाय मुद्रा की भांति प्रयुक्त होती थी, अर्थात क्रय विक्रय का प्रमुख साधन थी। गाय दान दक्षिणा में दी जाती थी। गाय याज्ञिक अथवा धार्मिक थी। ऋग्वेद में यत्र तत्र आतिथ्य हेतु गोवध भी किया जाता था। कालांतर में वह अपनी उपयोगिता के कारण अवध या अघन्या कहलाने लगी। ऋग्वेद में गविष्टि, गायों की गवेषा, गवेषण, गत्य, गम्य आदि सभी शब्द युद्ध के लिए प्रयुक्त होते थे। निम्नलिखित में से किस शैलकृत गुफा में 11 सिरों के बोधिसत्व का अंकन मिलता है? सही जवाब है ऑप्शन सी, कन्हेरी। कन्हेरी गुफाएं मुंबई शहर के पश्चिम क्षेत्र में बसे बोरीवली के उत्तर में स्थित हैं। इनका निर्माण 3री शताब्दी से लेकर 9वीं शताब्दी के बीच में हुआ। यहाँ एक ही पहाड़ को तराशकर 109 गुफाओं का निर्माण किया गया है। ये सभी बौद्ध गुफाएं हैं। यहाँ पर बुद्ध की कई अलग अलग मूर्तियां हैं। इसी गुफा में 11 सिरों वाले बोधिसत्व की प्रतिमा प्राप्त हुई। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन है, पश्चिमी गोदावरी जिले के गुंटुफली में प्रारंभिक चैत्यगृह और विहार चट्टानों को काटकर बनाए गए हैं। दूसरा है, पूर्वी दक्कन के चैत्य और विहार साधारणतया चट्टानों को काटकर बनाए गए हैं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 1 तथा 2 दोनों सही हैं। पश्चिमी गोदावरी जिले के कुंटुफली में प्रारंभिक चैत्यगृह और विहार चट्टानों को काटकर बनाए गए हैं, जबकि पूर्वी दक्कन के चैत्यगृह एवं विहार साधारणतया चट्टानों को काटकर या तराशकर बनाए गए हैं। सूची फर्स्ट तथा सूची सेकंड को सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। तो दोस्तों, सही सुमेलन इस प्रकार है। एक तरफ है तीर्थंकर और दूसरी तरफ है प्रतिमान लक्षण। आदिनाथ, वृषभ, मल्लीनाथ, जल कलश, पार्श्वनाथ, सर्प और संभवनाथ, अश्व। बराबर पहाड़ी की गुफाओं के विषय में निम्न में से कौन एक सही नहीं है? तो दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। ये अभिलेख ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी के हैं। ये सही नहीं है। बराबर गुफाएं भारत में चट्टानों को काटकर बनाई गई सबसे पुरानी गुफाएं हैं, जिनमें से ज्यादातर का संबंध मौर्य काल 382 से 185 ईसा पूर्व है और कुछ में अशोक के शिलालेखों को देखा जा सकता है। ये गुफाएं बिहार राज्य के जहानाबाद जिले में गया से 24 किलोमीटर की दूरी पर स्थित हैं। ये गुफाएं बराबर 4 गुफाएं और नागार्जुनी 3 गुफाएं की जुड़वा पहाड़ियों में स्थित हैं। 1.6 किलोमीटर दूर स्थित नागार्जुनी पहाड़ी की गुफाओं को नागार्जुनी गुफाएं कहा जाता है। अगला प्रश्न है, सूची फर्स्ट तथा सूची सेकंड को सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। तो दोस्तों, सही सुमेलन इस प्रकार है। गांधार कला, कुसाड़, जूनागढ़ शिलालेख, रुद्रदामन, मिलिंद पन्हो, मिनेंडर, तक्ष शिलालेख, पत्तिक। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का मत्स्य महाजनपद स्थित था राजस्थान में। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में 16 बड़े राज्य थे, जिन्हें महाजनपद कहा जाता है। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों की सूची मिलती है। ये महाजनपद इस प्रकार हैं: कुरु, पांचाल, सूरसेन, वत्स, कौशल, मल्ल, काशी, अंग, मगध, वज्जी, चेदी, मत्स्य, अश्मक, अवंती, गांधार, कंबोज। इन महाजनपदों में से मत्स्य महाजनपद की राजधानी विराटनगर थी। मत्स्य महाजनपद राजस्थान राज्य में अवस्थित था। अगला प्रश्न है, जौनपुर राज्य का अंतिम शासक कौन था? सही जवाब है ऑप्शन बी, हुसैन शाह। जौनपुर शहर की स्थापना सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने अपने बड़े भाई जौना खां
मोहम्मद बिन तुगलक की स्मृति में करवाई। शर्की वंश की स्थापना ख्वाजा जहां ने 1394 ईस्वी में की। ख्वाजा जहां को मलिक उस सर्क की उपाधि प्रदान की गई। जौनपुर राज्य का अंतिम शासक हुसैन शाह सर्की था, जिसे पराजित कर 1485 में सुल्तान बहलोल लोदी ने शर्की साम्राज्य को दिल्ली सल्तनत में मिला लिया। 1303 में काकतीय शासकों की सेना ने निम्न में से किसकी सेना को वारंगल में परास्त किया? तो सही जवाब है ऑप्शन सी, अलाउद्दीन खिलजी की। 1303 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण भारत के राज्य वारंगल पर आक्रमण किया। उस समय वहां काकतीय वंश का शासन था। काकतीय की सेना ने वारंगल में अलाउद्दीन की सेना को परास्त किया। अकबर के शासनकाल में दक्कन में निम्न पद्धतियों में से कौन सा भू राजस्व वसूली का प्रचलित आधार था? सही जवाब है ऑप्शन बी, हल की संख्या। अकबर ने शासनकाल के 15वें वर्ष में खालसा भूमि पर भू राजस्व की नवीन प्रणाली का सूत्रपात किया। भूमि की पैमाइश एवं खेतों की मूल वास्तविक पैदावार पर आधारित इस प्रणाली को जब्ती प्रणाली कहा जाता था। यह प्रणाली प्रायः संपूर्ण उत्तर भारत में प्रचलित थी, जबकि दक्षिण भारत में इस प्रकार की व्यवस्थित पद्धति का अभाव था। वहां के किसान हल की संख्या के आधार पर राज्य को भू राजस्व का भुगतान करते थे। निम्न विदेशी यात्रियों में से किसने जहांगीर के शासनकाल में भारत की यात्रा की? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, फ्रांसिस्को पेल्सर्ट। फ्रांसिस्को पेल्सर्ट जहांगीर के शासनकाल में भारत की यात्रा करने वाला यात्री फ्रांसिस्को पेल्सर्ट था। यह एक डच फैक्ट्री का गुमास्ता था तथा आगरा में डच टकसाल का अध्यक्ष था। उसने जहांगीर के शासन पर एक पुस्तक भी लिखी थी, जिसका नाम था जहांगीर का भारत। निकोलो मनुची ने दारा शिकोह शाह आलम राजा जयसिंह के साथ कार्य किया। वह इटली से आया था। फ्रांसवा बर्नियर फ्रांसीसी यात्री था जो पेशे से चिकित्सक था। यह शाहजहां के दरबार से संबंधित था और दारा शिकोह और औरंगजेब के बीच होने वाले उत्तराधिकार की लड़ाई का साक्षी था। पुर्तगाली यात्री फादर एंथोनी मांसरेट फादर एक्वाविया के साथ 1580 ईस्वी में मुगल सम्राट अकबर के दरबार में आया था। उसने अकबर के चरित्र एवं व्यक्तित्व का विशद वर्णन किया है। फादर मांसरेट को शहजादा मुराद का शिक्षक नियुक्त किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। दोस्तों, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1817 ईस्वी से 1818 ईस्वी तक लड़ा गया। यह युद्ध अंतिम रूप से लॉर्ड हेस्टिंग के भारत के गवर्नर जनरल के बनने के बाद लड़ा गया, न कि लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में। शेष विकल्प सुमेलित हैं। हेक्टर मुनरो बक्सर का युद्ध, लॉर्ड हेस्टिंग आंग्ल नेपाल युद्ध और लॉर्ड वेलेस्ली चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध। अगला प्रश्न है, किसने ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में यह टिप्पणी की कि कंपनी एक असंगत है, परंतु यह उस व्यवस्था का भाग है जहां सब कुछ ही असंगत है? दोस्तों, थॉमस वेलिंगटन मैकाले ने ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में यह टिप्पणी की थी। कंपनी एक असंगत है, परंतु यह उस व्यवस्था का भाग है जहां सब कुछ ही असंगत है। प्रश्नगत विकल्प में टीबी मैकाले के स्थान पर जीबी मैकाले दिया गया है, इसलिए आयोग द्वारा यह प्रश्न मूल्यांकन से बाहर कर दिया गया। निम्नलिखित में से किन स्थानों पर डचों ने अपने व्यापारिक अड्डे स्थापित किए? निम्नलिखित में से किन स्थानों पर डचों ने अपने व्यापारिक अड्डे स्थापित किए? तो सही जवाब होगा उपरोक्त सभी। डच सेनानायक वादेर हेग ने 1605 में कोरोमंडल क्षेत्र के मुसलीपट्टनम में प्रथम डच कारखाने की स्थापना की। डचों ने सूरत, भड़ोच, कैम्बे, अहमदाबाद, कोचीन, मछलीपट्टनम, चिनसुरा, पटना, आगरा, नागपट्टिनम में व्यापारिक केंद्र खोला था। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा उनके नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला कथन है, दोस्तों कथन है कि ब्रिटिश काल में सामान्यतः भारत का व्यापार संतुलन अनुकूल था। कारण है धन की निकासी का स्वरूप अप्रतिफलित निर्यात था। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए।
ए तथा आर दोनों सही हैं तथा आर ए की व्याख्या है। ब्रिटिश काल में अंग्रेजों ने एक रणनीति बनाकर भारत का आर्थिक शोषण किया। उन्होंने यहाँ की जनता की चिंता न करके अपनी आर्थिक नीतियां भारतीयों पर जबरदस्ती ला दी और इनका मुख्य उद्देश्य अंग्रेजों का हित रहा। इस शोषण की नीति ने भारत की आर्थिक व्यवस्था को पंगु बना दिया। जॉन सुलिवन ने भारत में ब्रिटिश आर्थिक नीति और उसके प्रभाव को दर्शाते हुए लिखा कि हमारी प्रणाली एक ऐसे स्पंज के रूप में काम करती है जो गंगा के किनारों से प्रत्येक अच्छी वस्तु लेती है और टेम्स के किनारों पर निचोड़ देती है। वहीं धन की निकासी से निर्यात के रूप में किसी प्रकार का प्रतिफलन नहीं हुआ। कथन एवं कारण दोनों सही है। कारण कथन की सही व्याख्या कर रहा है। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित नहीं है? दोस्तों सही सुमेलन इस प्रकार है। पाबना विद्रोह 1873 में हुआ, दक्कन किसान विद्रोह 1875 में, सन्यासी विद्रोह 1763 से 1800 के बीच और कोल विद्रोह 1831 से 1832। निम्नलिखित में से किस समाज सुधारक ने 1826 के जूरी अधिनियम का घोर विरोध किया? सही जवाब है ऑप्शन बी, राजा राम मोहन राय। 1826 के जूरी अधिनियम का विरोध समाज सुधारक राजा राम मोहन राय ने किया था। 16 वर्ष की आयु में इनकी आस्था मूर्ति पूजा में नहीं रही और इन्होंने फारसी में तोहफतुल मुवाहिदीन नामक पुस्तक लिखी जिसमें मूर्ति पूजा का खंडन और एकेश्वरवाद की प्रशंसा की। 1815 में उन्होंने आत्मीय सभा की स्थापना की। उसका उद्देश्य हिंदू समाज में व्याप्त बुराइयों को दूर करना, ईसाइयत के प्रभाव को रोकना एवं सभी धर्मों में आपसी एकता स्थापित करना था। निम्नलिखित में से किस वर्ष बंगाल के मिदनापुर जिले में जातीय सरकार की स्थापना हुई? सही जवाब है ऑप्शन डी, 1942। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के दौरान देश में 3 प्रमुख स्थानों पर समानांतर सरकार बनी। पहला था तामलुक मिदनापुर 1942 से 1944 तक, बलिया में चित्तू पांडे के नेतृत्व में अगस्त 1942 और सतारा महाराष्ट्र में 1947 से 1945। निम्नलिखित में से किस केस की समस्त संसार में चर्चा हुई और अभियुक्तों के समर्थन में अल्बर्ट आइंस्टीन, H.G. वेल्स, हैराल्ड लास्की तथा रूजवेल्ट ने सहानुभूत पूर्ण टिप्पणियां की? तो सही जवाब है ऑप्शन सी, मेरठ षड्यंत्र मुकदमा। मेरठ षड्यंत्र मुकदमा 1929 से 1937 25 कम्युनिस्ट क्रांतिकारियों पर चलाया गया था जिसमें 3 अंग्रेज भी थे। इन विद्रोहियों के समर्थन में आइंस्टीन, रूजवेल्ट, H.G. वेल्स, हैराल्ड लास्की ने सहानुभूतिपूर्ण टिप्पणी की थी। स्वतंत्रता पूर्व भारत में निम्नलिखित में से किसने केंद्रीय विधानसभा में स्वराज दल का समर्थन किया था? M.A. जिन्ना ने। 1 जनवरी 1923 को चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने इलाहाबाद में एक सम्मेलन कर स्वराज दल की स्थापना की। इस नए दल को कांग्रेस के अंदर ही समूह के रूप में कार्य करना था। इसने कांग्रेस के कार्यक्रम को ही स्वीकार किया मगर एक बात को छोड़कर कि यह दल काउंसिल के चुनाव में भाग लेगा। केंद्रीय विधानसभा में स्वराज दल का समर्थन मोहम्मद अली जिन्ना और मदन मोहन मालवीय ने किया था। गोपाल कृष्ण गोखले ने किस वर्ष भारत सेवक मंडल सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी? 1905 में। गोपाल कृष्ण गोखले 1866 से 1916 भारत के एक स्वतंत्रता सेनानी, समाज सेवी, विचारक एवं समाज सुधारक थे। वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रसिद्ध नरमपंथी नेता थे। चरित्र निर्माण की आवश्यकता से पूर्णतः सहमत होकर उन्होंने 1905 में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की ताकि नौजवानों को सार्वजनिक जीवन के लिए प्रशिक्षित किया जा सके। महात्मा गांधी उन्हें अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। अगला प्रश्न, नीचे दिए गए कोड का उपयोग करते हुए निम्नलिखित घटनाओं को सही कालानुक्रम से निर्दिष्ट कीजिए। तो दोस्तों सही जवाब है ऑप्शन ए, 2, 4, 3, 1। गांधी जी ने अपने विचारों पर आधारित सत्याग्रह का पहला प्रयोग 1917 में बिहार के चंपारण नामक स्थान पर किया। वहां पर यूरोपीय बगीचों के स्वामी नील की खेती करने वाले किसानों पर बड़े अत्याचार करते थे। वे किसानों को नील की खेती करने और उनकी पैदावार को सस्ती दरों पर बेचने को मजबूर करते थे। किसानों को अपनी जमीन के कम से कम 3/20 भाग पर नील की खेती करनी पड़ती थी।
गांधी जी के सत्याग्रहों की कड़ी में तीसरा खेड़ा के किसानों का सत्याग्रह था। 1918 में गुजरात के खेड़ा जिले में फसल खराब होने से किसानों की हालत खराब हो गई। मजबूरन यहाँ के किसानों ने भूमि कर देने से मना कर दिया। इस संघर्ष में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भी सक्रिय भूमिका निभाई। खेड़ा में ही जून 1918 में गांधी जी ने अपने प्रथम वास्तविक किसान सत्याग्रह की शुरुआत की। 1918 में ही अहमदाबाद के कपड़ा मिल मजदूरों का वेतन वृद्धि के प्रश्न पर यहाँ के मिल मालिकों से झगड़ा हो गया। मजदूरों ने मिल में फरवरी-मार्च 1918 को हड़ताल कर दी। मिल मालिक किसी प्रकार के समझौते के लिए तैयार न थे। गांधी जी ने इस झगड़े के निपटारे का प्रयत्न किया। गांधी जी ने मजदूरों के वेतन में 35% की वृद्धि को उचित ठहराया। अंग्रेज सरकार ने 1917 में सर सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में एक कमेटी नियुक्त की, जिसकी सिफारिश पर केंद्रीय विधानमंडल में 2 बिल प्रस्तुत हुए। इतिहास में यह बिल रॉलेट बिल के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इन 2 बिलों में से एक को 19 मार्च 1919 को पास कर दिया गया। इस एक्ट के अंतर्गत किसी भी व्यक्ति को संदेह के आधार पर गिरफ्तार किया जा सकता था, परंतु उसके विरुद्ध न कोई अपील, न कोई दलील और न कोई वकील किया जा सकता था। इसे काला कानून कहकर पुकारा गया। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो सही जवाब है ऑप्शन सी, नाथुला मेघालय, ये सुमेलित नहीं है। दोस्तों सही सुमेलन इस प्रकार है। हिमाचल प्रदेश में शिक्किला दर्रा, अरुणाचल में है बोमडिला दर्रा, सिक्किम में है नाथुला दर्रा और जम्मू कश्मीर में है जोजिला दर्रा। वर्तमान में जोजिला लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र में स्थित है। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन करिए। तो सही जवाब होगा ऑप्शन ए। दोस्तों सही सुमेलन इस प्रकार है। दूध सागर जलप्रपात है मांडवी नदी पर, डुडुमा जलप्रपात है मचकुंड नदी पर और गोकक जलप्रपात बना हुआ है घाटप्रभा नदी पर। जोग जलप्रपात है शरावती नदी पर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पहाड़ी जातियों का पश्चिम से पूर्व सही क्रम पहचानिए। तो सही जवाब है ऑप्शन सी, गारो, खासी, जयंतिया, नागा। विकल्प में दी गई पहाड़ी जातियों का पश्चिम से पूर्व सही क्रम निम्न है, गारो, खासी, जयंतिया, नागा। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा सही उत्तर सूचियों के नीचे दिए गए कोड से चुनिए। तो सही जवाब होगा ऑप्शन डी, 4, 2, 1, 3। दोस्तों सही सुमेलन इस प्रकार है। उष्णकटिबंधीय वन साइलेंट वैली, शंकु वृक्ष वन है हिमाचल प्रदेश में, कच्छ वनस्पति सुंदरवन में पाई जाती है और पतझड़ वन है राजस्थान। उत्तर प्रदेश में कितने कृषि जलवायु क्षेत्र पाए जाते हैं? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, 9। उत्तर प्रदेश में कृषि जलवायु क्षेत्रों की संख्या 9 है। ये क्षेत्र हैं भाबर एवं तराई क्षेत्र, पश्चिमी मैदान क्षेत्र, मध्य पश्चिमी मैदान क्षेत्र, दक्षिणी पश्चिमी अर्धशुष्क क्षेत्र, मध्य मैदान क्षेत्र, बुंदेलखंड क्षेत्र, उत्तर पूर्वी मैदान क्षेत्र, पूर्वी मैदान क्षेत्र एवं विंध्य क्षेत्र। निम्नलिखित में से कौन से युग्म सही सुमेलित हैं? तो सही जवाब है ऑप्शन ए, 2, 3 और 4। दोस्तों इडुक्की एक सिंचाई परियोजना है जो केरल राज्य के पेरियार नदी पर स्थित है। बाकी सब सही सुमेलित हैं। निम्नलिखित शैल क्रमों में से कौन भारत का 90% से अधिक कोयला प्रदान करता है? गोंडवाना क्रम। देश के प्राचीन काल की गोंडवाना शैलों में कुल कोयले का 98% भाग पाया जाता है। शेष 2% तृतीयक या टर्शियरी युगीन चट्टानों में मिलता है। गोंडवाना युगीन चट्टानों का सबसे प्रमुख क्षेत्र पश्चिम बंगाल, झारखंड तथा ओडिशा राज्यों में विस्तृत है, जहां से कुल उत्पादन का 76% कोयला प्राप्त है। गोंडवाना युगीन कोयला बिटुमिनस प्रकार का है, जिसका उपयोग कोकिंग कोयला के रूप में देश के लौह इस्पात के कारखानों में किया जाता है। निम्नलिखित लोहा एवं इस्पात कारखानों में से कौन कच्चे माल क्षेत्र के समीप नहीं है? सही जवाब है ऑप्शन डी, सेलम। दिए गए विकल्प लौह इस्पात कारखानों की स्थितियां निम्न हैं। दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। देखिए, जमशेदपुर ओडिशा के गुरम हिसानी व मयूरभंज की नोआमुंडी खानों से, कोयला इसका है झरिया की खानों से, चूना पत्थर है बिहार ओडिशा की खानों से और
जल मिलता है स्वर्ण रेखा और खरकई नदियों व डिमना नाला बांध से। इसका मार्केटिंग होती है कोलकाता में। राउरकेला है, ये है ओडिशा क्यूझर बोनाई क्षेत्र से। इसमें झरिया व तलचर खानों से, हीराकुंड से जल विद्युत भी। चूना पत्थर इसका है ओडिशा के वीर मित्रपुर एवं हाथीवाड़ी से। जल होता है ब्राह्मणी नदी से व सेक नदी पर बने बांध से। इसकी मार्केटिंग है चेन्नई, मुंबई, विशाखापत्तनम। दुर्गापुर है, छोटा नागपुर पठार तथा ओडिशा से इसको अयस्क मिलता है, लौह अयस्क। बराबर और झरिया क्षेत्रों डीवीसी से तापी केंद्र। जल इसको मिलता है दामोदर से। मार्केटिंग है कोयला से, कोलकाता में मार्केटिंग होती है। सेलम इस्पात कारखाना कच्चे माल के क्षेत्र के समीप नहीं है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने इस प्रश्न का उत्तर विकल्प सी दिया है। सूची फर्स्ट तथा सूची सेकंड को सुमेलित कीजिए एवं नीचे दी गई कोड का उपयोग कर सही उत्तर चुनिए। सही जवाब है ऑप्शन बी। एक तरफ है एल्यूमिनियम कंपनी, एक तरफ है स्थित बाल्को स्थित है कोरबा में। हिंडाल्को है रेणुकूट में। इंडियन एल्यूमिनियम कंपनी हीराकुंड में। नाल्को कोरापुट। भारत का सर्वाधिक गहराई वाला बंदरगाह है पारादीप। विकल्प में दिए गए बंदरगाहों में पारादीप सर्वाधिक गहराई वाला 18.7 मीटर बंदरगाह है। यह बंदरगाह उड़ीसा के जगत सिंहपुर जिले में स्थित है। यह भारत के पूर्वी समुद्री किनारे पर स्थित सबसे बड़े समुद्र तटों में से एक है। यह बंदरगाह एक कृत्रिम हार्बर पर बनाया गया है। पारादीप गहरे पानी वाला बंदरगाह है जो बंगाल की खाड़ी तथा महानदी के संगम पर स्थित है। विशाखापत्तनम देश का सबसे गहरा प्राकृतिक बंदरगाह है। कर्क रेखा निम्नलिखित में से किन राज्यों से होकर गुजरती है? सही जवाब है ऑप्शन ए 1, 2 और 4। कर्क रेखा भारत के जिन प्रदेशों से होकर गुजरती है वे हैं गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा तथा मिजोरम। कर्क रेखा 23 से 1/2 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर यह उत्तरी अक्षांश रेखा है। निम्न में से कौन सा सबसे बड़ा पठार है? कोलोराडो पठार सबसे बड़ा पठार है। संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिण पश्चिम क्षेत्र में विस्तारित कोलोराडो का पठार सबसे बड़ा पठार है जो 3,37,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तारित है। इस पठार के मध्य से कोलोराडो नदी बहती है, जबकि कोलंबिया का पठार 1,60,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तारित है। वर्षा की मात्रा निर्भर करती है वायुमंडल में नमी पर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। वर्षा एक प्रकार का संघनन है। पृथ्वी की सतह से पानी वाष्पित होकर ऊपर उठता है और ठंडा होकर पानी की बूंदों के रूप में पुनः धरती पर गिरता है। इसे वर्षा कहते हैं। वर्षा के लिए 2 बातें आवश्यक है। पहला है हवा में पर्याप्त मात्रा में जलवाष्प का होना। दूसरा है वाष्प में भारी हवाओं का शीतल पदार्थों के संपर्क में आने से ठंडा होना और ओशांक बिंदु तक पहुंचना। अतः स्पष्ट है कि वर्षा की मात्रा वायुमंडल में नमी पर निर्भर करती है। वर्षा 3 प्रकार की होती है। एक है संवहनी वर्षा, दूसरी पर्वतीय वर्षा, तीसरी चक्रवाती या वाताग्रीय वर्षा। निम्न में से कौन सा विशालतम हिमनद है? सियाचिन। एक तरफ है हिमनद, एक तरफ इसकी लंबाई है। सासाइनी हिमनद 17.85 किलोमीटर, सियाचिन हिमनद 76 किलोमीटर, गंगोत्री हिमनद की लंबाई है 26 किलोमीटर और जेमू हिमनद की लंबाई है 5 किलोमीटर। अधोलिखित में से कौन शीत महासागर धारा नहीं है? सही जवाब है ऑप्शन डी अगुलहास। कनारी धारा है ठंडी, हम्बोल्ट है ठंडी, ओयाशियो है ठंडी, अगुलहास है गर्म एवं स्थायी। लाल सागर एक उदाहरण है अक्षी द्रोणी का। लाल सागर अक्षी द्रोणी का उदाहरण है। लाल सागर एक अर्धसंलग्न उष्णकटिबंधीय बेसिन है जो उत्तर पूर्व में अफ्रीका, पश्चिम और पूर्व में अरब प्रायद्वीप से घिरा है। निम्नलिखित में से किसे वायुमंडल के प्राकृतिक संतुलन के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की उपयुक्त सांद्रता मानी जाती है? तो सही जवाब है ऑप्शन बी 0.03%। वायुमंडल पृथ्वी के चारों ओर हवा के विस्तृत भंडार को कहते हैं। यह अनेक गैसों का मिश्रण है। इन गैसों के वायुमंडल में पाए जाने का प्रतिशत निम्न है।
नाइट्रोजन 78% पाई जाती है, ऑक्सीजन 21%, आर्गन 0.93% और कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%। CO2 एक भारी गैस है, सौर विकिरण के लिए पारगम्य है किंतु पार्थिव विकिरण के लिए अपारगम्य है। इस प्रकार यह वायुमंडल में ग्रीन हाउस प्रभाव पैदा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसकी बढ़ती मात्रा तापमान के वृद्धि में सहायक है। क्योटो प्रोटोकॉल 1997 ईस्वी के द्वारा इसकी मात्रा में कमी किए जाने के बारे में वैश्विक सहमति बनी। निम्नलिखित में से किसे यूरोप की तेल राजधानी कहा जाता है? सही जवाब है ऑप्शन बी, एबरडीन। यूरोप की तेल राजधानी एबरडीन को कहा जाता है। ब्राजील में विशाल कहुआ बागानों को क्या कहा जाता है? सही जवाब है ऑप्शन डी, फजेंडा। फजेंडा कहा जाता है, फजेंडा। दक्षिण अमेरिका के कुल क्षेत्रफल का केवल 10% भाग ही खेती के योग्य है। अधिकतर कृषि योग्य भूमि अर्जेंटीना और उरुग्वे में है, जहां गेहूं और मक्का की अच्छी खेती होती है। ब्राजील, कोलंबिया तथा इक्वेडोर संसार में कहवा का सबसे बड़े उत्पादक देश हैं। यहाँ की लाल मिट्टी टेरा रोसा कहवा की खेती के लिए उपयुक्त है। यहाँ कहवा के बड़े बड़े बागान मिलते हैं जो फजेंडा कहलाते हैं। निम्नलिखित में से किस देश समूह की सीमा इजराइल से लगी हुई है? सही जवाब है ऑप्शन ए, लेबनान, सीरिया, जॉर्डन, मिस्र। इजराइल जॉर्डन, सीरिया, लेबनान व मिस्र से घिरा हुआ है। इसकी स्थापना 14 मई 1948 को फिलिस्तीन के विभाजन के फलस्वरूप हुई थी। निम्नलिखित में से कौन सी नहर दक्षिण जर्मनी में आंतरिक जलमार्ग के रूप में प्रयोग की जाती है? सही जवाब है ऑप्शन सी, लुडविग्स नहर। लुडविग्स नहर दक्षिण जर्मनी में आंतरिक जलमार्ग के रूप में प्रयोग की जाती है। वोल्गा डान नहर एक जहाजी नहर है। यह वोल्गा नदी और डान नदी को जोड़ती है। यह नहर कैस्पियन सागर, एजोव सागर और काला सागर को जहाजरानी के लिए जोड़ती है। श्वेत सागर नहर रूस में अवस्थित है। यह नहर श्वेत सागर एवं बाल्टिक सागर को जोड़ती है। निम्नलिखित युगों में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो सही जवाब है ऑप्शन डी, ऑप्शन डी, मालदीव, मालावो, ये सही सुमेलित नहीं है। सही सुमेलित इस प्रकार है, गिनी बिसाओ, बिसाओ, ताइवान की ताइपेई है, निकारागुआ की राजधानी मानागुआ है, मालदीव की माले है, अतः विकल्प डी सुमेलित नहीं है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। एक तरफ है नगर, एक तरफ है नदी, तो इसका सही सुमेलन है ऑप्शन ए, 2, 1, 4, 3। खार्तूम है, नील नदी खार्तूम में है, नील नदी। ब्राजवेले में है जैरे नदी। रॉटरडम में राइन नदी। पेरिस में सीन नदी। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में किसमें अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या का प्रतिशत उसके कुल जनसंख्या के प्रतिशत के हिसाब से न्यूनतम है? सही जवाब है ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश। 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार दिए गए राज्यों में अनुसूचित जातियों की कुल जनसंख्या एवं उसका प्रतिशत निम्न है। दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। उत्तर प्रदेश में 0.06%, बिहार में है 1.3%, तमिलनाडु में है 1.1%, केरल में है 1.5%। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में जनसंख्या में कमी आई है? नागालैंड में। जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार विकल्प में दिए गए राज्यों के जनसंख्या वृद्धि या कमी का प्रतिशत निम्न है। नागालैंड में 0.6% की कमी हुई है, मणिपुर में 24.5% की वृद्धि और त्रिपुरा में 14.8% की वृद्धि हुई है और सिक्किम में 12.9% की वृद्धि हुई है। तो नागालैंड में 0.6% की कमी हुई है। नीचे 2 कथन दिए हैं। पहला है विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के अनुसार 1993 में विश्व में 16.5 मिलियन मृत्यु छुआछूत की बीमारियों के कारण हुई थी। इसका कारण है स्वास्थ्य नियोजन के बिना नगरीकरण के कारण इस प्रकार की बीमारियां फैलती हैं। तो अब है नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन करना है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, ए और आर दोनों सही हैं, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन रिपोर्ट 1993 के अनुसार
विश्व में संक्रामक रोगों के कारण 1996 तक 17 मिलियन लोगों की मौत हुई थी, किंतु इसके अतिरिक्त इसके लिए अन्य कारण भी जिम्मेदार माने जाते हैं। इस प्रकार की समस्या का प्रमुख कारण स्वास्थ्य नियोजन का न होना था, अतः ए एवं बी दोनों सही हैं, किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। निम्नलिखित में से कौन एक राज्य आर्थिक दृष्टि से सबसे ऊपर किंतु लिंगानुपात के आधार पर सबसे नीचे है? सही जवाब है ऑप्शन डी, हरियाणा। दोस्तों ऑप्शन में भी सबसे नीचे है। उपरोक्त दिए गए विकल्पों में से हरियाणा राज्य की आर्थिक स्थिति सबसे सुदृढ़ है, किंतु लिंगानुपात के मामले में सबसे नीचे। प्रश्न में दिए गए राज्यों के लिंगानुपात: पश्चिम बंगाल 950, मध्य प्रदेश 931, महाराष्ट्र 929, हरियाणा 879 हैं। भारतीय संविधान में राज्यों का संघ की संकल्पना को प्राप्त किया गया है ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका अधिनियम से। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। भारतीय संविधान में राज्यों का संघ की संकल्पना ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका एक्ट कनाडा से लिया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 के अनुसार भारत राज्यों का संघ है, जबकि अमेरिका के संविधान में संघ की जगह फेडरेशन की व्यवस्था की गई है। वास्तव में भारतीय संविधान में दूसरे देशों के संविधान से बहुत कुछ लिया गया है, इसलिए भारतीय संविधान को उधार का थैला भी कहते हैं। उधार का थैला भी कहते हैं भारतीय संविधान को। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर को चुनिए। कथन है भारत एक लोकतांत्रिक देश है, कारण है भारत का अपना एक संविधान है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। ए तथा आर दोनों सही हैं, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। भारत एक लोकतांत्रिक देश है क्योंकि यहाँ जनता द्वारा सरकार एक निश्चित कार्यकाल के लिए निर्वाचित होती है, अतः कथन ए सही है। भारत का अपना लिखित संविधान है, अतः कारण भी सही है, किंतु कारण आर कथन ए की व्याख्या नहीं है। निम्नलिखित में से कौन संविधान के अनुच्छेद 21 के दायरे में नहीं आता? सही जवाब है ऑप्शन डी, मृत्यु दंड। चिकित्सक द्वारा घायल को चिकित्सीय सहायता परमानंद बनाम भारत संघ 1998 में, कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न, विशाखा मामले में अनुच्छेद 14, 19, 21 तथा पानी की गुणवत्ता को दूषित करना संविधान के अनुच्छेद 21 में शामिल है। मृत्युदंड अनुच्छेद 21 के अंतर्गत नहीं आता है। भारत एवं अमेरिका की राजनीतिक व्यवस्थाओं के बीच निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं समान हैं? सही जवाब है ऑप्शन ए, केवल 3। भारत एवं अमेरिका की राजनीतिक व्यवस्था में कुछ समानता है तो कुछ असमानता है। जहां भारत में अवशिष्ट शक्ति केंद्र के पास है, वहीं अमेरिकी राजनीतिक व्यवस्था में अवशिष्ट शक्ति राज्यों में नहीं थे। भारत में उच्च सदन में कुछ सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, जबकि अमेरिका में ऐसा नहीं है। इस असमानता के अलावा कुछ समानताएं भी हैं, जैसे संघीय व्यवस्था, न्यायिक पुनर्विलोकन, राष्ट्रपति की पॉकेट वीटो की शक्ति, राष्ट्रपति का सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर होना आदि। अतः उपरोक्त विकल्पों में केवल विकल्प ए सही है। लोकसभा का अधिवेशन गठित करने हेतु गणपूर्ति कोरम कितनी है? सही जवाब है ऑप्शन बी, सदन के सदस्यों की कुल संख्या का 10वां भाग। कोरम या गणपूर्ति सदस्यों की वह न्यूनतम संख्या है जिनकी उपस्थिति में सदन का कार्य संपादित होता है। यह प्रत्येक सदन में पीठासीन अधिकारी समेत कुल सदस्यों का 10वां हिस्सा होता है। इसका अर्थ है कि लोकसभा का अधिवेशन गठित करने हेतु कम से कम 55 सदस्य एवं राज्यसभा का अधिवेशन गठित करने हेतु कम से कम 25 सदस्य अवश्य होना चाहिए। यदि सदन के संचालन के समय कोरम पूरा नहीं होता तो यह अध्यक्ष या सभापति का दायित्व है कि वह या तो सदन को स्थगित कर दे या गणपूर्ति तक कोई कार्य संपन्न न करे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। एक तरफ में राज्य और दूसरी तरफ में राज्यसभा के सदस्यों की संख्या, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। दोस्तों विकल्प में दिए गए राज्यों के राज्यसभा तथा लोकसभा सदस्यों की संख्या निम्न है। गुजरात में है राज्यसभा सदस्य 11, जबकि लोकसभा सदस्यों की संख्या है 26। कर्नाटक में राज्यसभा सदस्यों की संख्या है 12, लोकसभा सदस्यों की संख्या है 28। केरल में राज्यसभा सदस्यों की संख्या 9, जबकि लोकसभा सदस्यों की संख्या है 20। ओडिशा में राज्यसभा सदस्यों की संख्या 10 है, जबकि लोकसभा सदस्यों की संख्या 21 है। प्रोटेम स्पीकर सामान्यतः किसे नियुक्त किया जाता है? तो इसका जवाब है ऑप्शन सी,
नवनिर्वाचित लोकसभा के वरिष्ठतम सदस्यों में से एक को। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। संविधान में व्यवस्था है कि पिछली लोकसभा के अध्यक्ष नई लोकसभा की पहली बैठक के ठीक पहले तक अपने पद पर बना रहता है। इसलिए राष्ट्रपति लोकसभा के एक सदस्य को प्रोटेम स्पीकर या सामयिक अध्यक्ष नियुक्त करता है। आमतौर पर लोकसभा के वरिष्ठतम सदस्य को इसके लिए चुना जाता है। राष्ट्रपति स्वयं प्रोटेम स्पीकर को शपथ दिलवाता है। प्रोटेम स्पीकर को स्थायी अध्यक्ष के समान ही शक्तियां प्राप्त होती हैं। वह नई लोकसभा की पहली बैठक में पीठासीन अधिकारी होता है। उसका काम नए सदस्यों को शपथ दिलवाना है। वह सदन को नए अध्यक्ष का चुनाव करने के लिए मदद करता है। जब नया अध्यक्ष चुन लिया जाता है तो प्रोटेम स्पीकर का पद स्वयं समाप्त हो जाता है। अतः यह पद अल्पकालिक होता है। राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन किस वर्ष में हुआ था? 1952 में। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। भारतीय संविधान के प्रवर्तन के बाद काउंसिल ऑफ स्टेट्स राज्यसभा का गठन 3 अप्रैल 1952 को किया गया था। इसकी पहली बैठक 13 मई 1952 को हुई। इसकी अध्यक्षता तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के द्वारा की गई थी। 23 अगस्त 1954 को सभापति ने सदन में घोषणा की कि काउंसिल ऑफ स्टेट्स को अब राज्यसभा के नाम से जाना जाएगा। ध्यातव्य है कि संविधान के अनुच्छेद 80 के अनुसार राज्यसभा का गठन 250 सदस्यों द्वारा होगा। इनमें से 12 सदस्यों के नाम राष्ट्रपति द्वारा निर्देशित किए जाते हैं तथा शेष 238 का चुनाव राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्रों की विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन संसद सदस्यों का सामूहिक विशेषाधिकार नहीं है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, साक्षी के रूप में उपस्थिति से स्वतंत्रता। संविधान के अनुच्छेद 105(3) में संसद के दोनों सदनों के सदस्यों को कुछ अधिकार प्रदान किए गए हैं। इनमें यह भी शामिल है कि जब संसद का अधिवेशन चल रहा हो तो उन्हें न्यायिक गवाही आदि में जारी किए गए संबंध से छूट है। यह एक व्यक्तिगत विशेषाधिकार है। अन्य सभी सामूहिक विशेषाधिकार हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से अपना उत्तर चुनिए। पहला कथन है राज्यपाल को उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति का अधिकार नहीं है। दूसरा कथन है वह विधानमंडल का हिस्सा नहीं है। तीसरा है उन्हें विधान परिषद में कुछ सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार है। चौथा है उनके पास कोई न्यायिक शक्ति नहीं है। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 1 और 3 सही हैं। अनुच्छेद 168 के अनुसार राज्यपाल राज्य विधानमंडल का हिस्सा है। राज्यपाल राज्य विधान परिषद के कुल सदस्यों के 6ठे भाग को नामित करता है, जिन्हें साहित्य, विज्ञान, कला, सहकारिता, आंदोलन और समाज सेवा का ज्ञान हो या इसका व्यवहारिक अनुभव हो। संविधान के अनुच्छेद 161 में राज्यपाल को क्षमा आदि की कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण राज्यपाल की न्यायिक शक्ति के अंतर्गत आते हैं। राज्यपाल को उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति का अधिकार नहीं है। यह अधिकार राष्ट्रपति को है। राज्यसभा द्वारा संविधान के अनुच्छेद 249 के अंतर्गत पारित संकल्प, जिसके द्वारा संसद को राज्य सूची के विषय पर राष्ट्रीय हित में विधि निर्मित करने का अधिकार दिया गया हो, प्रवृत्त रहेगा। तो सही जवाब है ऑप्शन सी, 1 वर्ष से अधिक नहीं। दोस्तों संविधान के अनुच्छेद 249 के अंतर्गत पारित संकल्प के द्वारा संसद को राज्य सूची के विषय पर राष्ट्रीय हित में विधि निर्मित करने का अधिकार दिया गया है। यदि राज्यसभा में उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों में से कम 2/3 सदस्यों द्वारा समर्थित संकल्प से घोषित किया गया है कि राष्ट्रीय हित में यह आवश्यक या समीचीन है कि संसद राज्य सूची में प्रगलित ऐसे विषय के संबंध में जो उस संकल्प में विनिर्दिष्ट है विधि बनाए, तो जब तक यह संकल्प प्रवृत्त है संसद के लिए उस विषय के संबंध में भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र या उसके किसी भाग के लिए एक विधि बनाना विधिपूर्ण होगा। इस खंड के अंतर्गत पारित संकल्प 1 वर्ष से अनधिक ऐसी अवधि के लिए प्रवृत्त रहेगा जो उसमें विनिर्दिष्ट की जाए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सरकारी आयोग का सदस्य था? सही जवाब है ऑप्शन सी, डॉक्टर एस.आर. सेन। 1983 में केंद्र सरकार ने उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश आर.एस. सरकारिया की अध्यक्षता में केंद्र राज्य संबंधों पर एक 3 सदस्यीय आयोग का गठन किया। इस आयोग के 2 अन्य सदस्य वी शिवरमन और डॉक्टर एस.आर. सेन थे। आयोग ने अंतिम रिपोर्ट अक्टूबर 1987 में पेश की और इसका सार आधिकारिक तौर पर
जनवरी 1988 में जारी किया गया। आयोग ने केंद्र राज्य संबंधों में सुधार के लिए 247 सिफारिशें प्रस्तुत की। निम्नलिखित में से कौन अंतरराज्य परिषद का गठन करने के लिए अधिकृत है? सही जवाब है ऑप्शन बी, राष्ट्रपति। संविधान का अनुच्छेद 263 राज्यों के मध्य परस्पर तथा केंद्र एवं राज्यों के मध्य समन्वय के लिए अंतरराज्यीय परिषद के गठन की व्यवस्था करता है। राष्ट्रपति यदि किसी समय यह महसूस करे कि ऐसी परिषद का गठन सार्वजनिक हित में है तो वह ऐसी परिषद का गठन करता है। राष्ट्रपति ऐसी परिषद के कर्तव्यों, इसके संगठन और प्रक्रिया को परिभाषित निर्धारित कर सकता है। एक सशक्त एवं नियमित अंतरराज्यीय परिषद की स्थापना का सुझाव केंद्र राज्य संबंधों पर गठित सरकारी आयोग 1983-87 ने दिया था। निम्नलिखित में से कौन सा एक क्षेत्रीय परिषदों का लक्षण नहीं है? तो सही जवाब है ऑप्शन ए। दोस्तों, क्षेत्रीय परिषदें सांविधिक निकाय हैं, न कि संवैधानिक। इसका गठन संसद द्वारा अधिनियम बनाकर किया गया है, जो कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 है। इस कानून ने देश को 5 क्षेत्रों में विभाजित किया है: उत्तरी, मध्य, पूर्वी, पश्चिमी तथा दक्षिणी, तथा प्रत्येक क्षेत्र के लिए एक क्षेत्रीय परिषद का गठन किया है। क्षेत्रीय परिषदों का उद्देश्य राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों तथा केंद्र के बीच सहभागिता तथा समन्वय को बढ़ावा देना है। ये आर्थिक तथा सामाजिक योजना, भाषाई अल्पसंख्यक सीमा विवाद, अंतरराज्यीय परिवहन जैसे विषयों पर विचार विमर्श तथा संस्तुति करती है। ये केवल चर्चात्मक तथा परामर्शदात्री निकाय है। चंडीगढ़ राज्य न होते हुए भी उत्तर क्षेत्रीय परिषद में शामिल है, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली है। नीचे 2 कथन दिए गए हैं। कथन है, भारत में न्यायिक पुनरीक्षण का क्षेत्र सीमित है। कारण है, भारतीय संविधान में कुछ उधार की वस्तुएं हैं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। ए और आर दोनों सत्य हैं, लेकिन आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। दोस्तों, भारत में न्यायिक पुनरीक्षण विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के आधार पर संपादित होती है, जबकि अमेरिका में यह विधि की सम्यक प्रक्रिया के अधीन होती है। इस आधार पर अमेरिका की तुलना में भारतीय पुनरीक्षण का क्षेत्र सीमित हो जाता है, परंतु वर्तमान में भारतीय न्यायपालिका द्वारा विधि की उचित प्रक्रिया को भी अपना लिया गया है, जिससे पूर्व की अपेक्षा यह अधिक विस्तृत हो गया है। भारतीय संविधान में कुछ उधार की वस्तुएं जैसे नीति निर्देशक तत्वों की संकल्पना आयरलैंड से, संसदीय प्रणाली ब्रिटेन से और राष्ट्रपति में संघ की कार्यपालिका शक्ति और रक्षा बलों का सर्वोच्च समादेश निहित करना अमेरिकी संविधान से लिया गया है। इस प्रकार कथन एवं कारण दोनों सही हैं, किंतु कारण कथन का सही स्पष्टीकरण नहीं है। नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं। अभी कथन है, चुनाव की घोषणा होते ही राजनीतिक दलों को आदर्श आचार संहिता का पालन करना होता है। कारण है, आदर्श आचार संहिता को संसद ने अधिनियमित किया था। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। ए सत्य है पर आर असत्य है। ए सत्य है पर आर असत्य है। आमतौर पर निर्वाचन आयोग चुनाव प्रक्रिया की शुरुआत के कुछ सप्ताह पहले एक संवाददाता सम्मेलन में चुनाव की घोषणा करता है। इस घोषणा के उपरांत उम्मीदवारों एवं राजनीतिक दलों पर चुनाव आचार संहिता तत्काल लागू हो जाती है। चुनाव प्रचार के दौरान चुनाव लड़ने वाले राजनीतिक दलों एवं उम्मीदवारों से यह अपेक्षा की जाती है कि वह निर्वाचन आयोग द्वारा जारी आचार संहिता का अनुपालन करें। हमारा अगला प्रश्न है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो दोस्तों, इसका सही कथन है ऑप्शन सी, सही जवाब है। दोस्तों, सही सम्मेलन इस प्रकार है: 38वां संशोधन न्यायिक पुनरीक्षण शक्ति का परिसीमन, 44वें संशोधन में संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाया जाना, 61वें संशोधन में मताधिकार की आयु 21 से 18 वर्ष घटाया जाना, 42वें संशोधन में उद्देशिका में पंथ निरपेक्ष शब्द का जोड़ा जाना। भारतीय संविधान की 33 अनुसूची में निम्न में से क्या उपबंधित है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 1, 2, 4। भारतीय संविधान की 33 अनुसूची में शपथ या प्रतिज्ञान के प्रारूप दिए गए हैं, जो निम्न हैं। पहला है संघ के मंत्री के लिए पद की शपथ का प्रारूप, फिर है संघ के मंत्री के लिए गोपनीयता की शपथ का प्रारूप, फिर है संसद के निर्वाचन के लिए अभ्यर्थी द्वारा ली जाने वाली शपथ या किए जाने वाले प्रतिज्ञान का प्रारूप, अगला है संसद के सदस्य द्वारा ली जाने वाली शपथ या किए जाने वाले प्रतिज्ञान का प्रारूप, फिर है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों और भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक द्वारा ली जाने वाली शपथ या प्रतिज्ञान का प्रारूप, फिर है किसी राज्य के मंत्री के लिए पद की शपथ का प्रारूप, और अगला है किसी राज्य के मंत्री के लिए गोपनीयता की शपथ का प्रारूप,
अगला है किसी राज्य के विधानमंडल के निर्वाचन हेतु अभ्यर्थी द्वारा ली जाने वाली शपथ का प्रारूप। और अगला है किसी राज्य के विधानमंडल के सदस्य द्वारा ली जाने वाली शपथ या किए जाने वाले प्रतिज्ञान का प्रारूप। और अगला है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों द्वारा ली जाने वाली शपथ या किए जाने वाले प्रतिज्ञान का प्रारूप। राष्ट्रपति के शपथ का प्रारूप तृतीय अनुसूची में न होकर भाग 5 में अनुच्छेद 60 में वर्णित है। दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? सही जवाब होगा इसका ऑप्शन डी। ऑप्शन डी सही सुमेलित नहीं है। दोस्तों बजट पास करने की प्रक्रिया बजट पेश किए जाने से इस पर चर्चा करने और अनुदानों की मांगे स्वीकृत करने और विनियोग तथा वित्त विधेयकों के पास होने तक सामान्यतः चालू वित्तीय वर्ष के प्रारंभ होने के बाद भी चलती रहती हैं। जब तक संसद मांगे स्वीकृत नहीं कर लेती तब तक के लिए यह आवश्यक है कि देश का प्रशासन चलाने के लिए सरकार के पास पर्याप्त धन उपलब्ध हो। इसलिए लेखानुदान के द्वारा विशेष उपबंध किया गया है, जिसके द्वारा लोकसभा को शक्ति दी गई है कि वह बजट की प्रक्रिया पूरे होने तक किसी वित्तीय वर्ष के एक भाग के लिए पेशगी अनुदान दे सकती है। अगला प्रश्न है, भारत सरकार द्वारा आरंभ की गई निम्नलिखित योजनाओं को समयानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो दोस्तों भारत सरकार द्वारा आरंभ की गई नई निम्नलिखित योजनाओं का कालानुक्रम निम्न है। सुकन्या समृद्धि योजना 22 जनवरी 2015, अटल पेंशन योजना 9 मई 2015, मेक इन इंडिया 25 सितंबर 2014, प्रधानमंत्री जनधन योजना 28 अगस्त 2014। कूट में दिया गया कोई भी विकल्प इससे मैच नहीं करता। भारत सरकार द्वारा आरंभ की गई योजनाओं का सही कोड 4, 3, 1 तथा 2 होगा, जो कि इस प्रश्न के विकल्प में नहीं दिया है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने अपने संशोधित उत्तर पत्रक में इस प्रश्न को मूल्यांकन से बाहर कर दिया है। सामाजिक सुरक्षा अधिनियम 2008 के अंतर्गत प्रारंभ की गई राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना आच्छादित करती है। ऑप्शन सी केवल असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को। राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना श्रम एवं रोजगार मंत्रालय भारत सरकार द्वारा गरीबी रेखा से नीचे बीपीएल रहने वाले परिवारों के लिए सामाजिक सुरक्षा अधिनियम 2008 के अंतर्गत प्रारंभ की गई। इस योजना का मुख्य उद्देश्य केवल असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है। 11वीं योजना के दौरान शिशु मृत्यु दर IMR को कम करने का लक्ष्य था। तो सही जवाब है ऑप्शन बी 28 पर 1000 लाइव बर्थ। 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से 12 को राष्ट्रीय विकास परिषद NDC का अनुमोदन 19 दिसंबर 2007 को प्राप्त हो गया था। इस योजना का उद्देश्य शिशु मृत्यु दर को घटाकर 28 तथा मातृत्व मृत्यु दर को घटाकर 1 प्रति 1000 जीवित जन्म के स्तर पर लाना है। कुल प्रजननता दर को 2.1 तक नीचे लाना था। आर्थिक सर्वेक्षण 2015-16 के अनुसार निम्नलिखित में से किसे भारतीय अर्थव्यवस्था का चक्रव्यूह चुनौती माना गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी भारतीय अर्थव्यवस्था का समाजवाद से निर्गमन रहित सीमित बाजारवाद की ओर जाना। दोस्तों आर्थिक सर्वेक्षण 2015-16 के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था का समाजवाद से निर्गमन रहित सीमित बाजारवाद की ओर जाना एक चक्रव्यूह चुनौती माना गया है। निम्न योजनाओं पर विचार कीजिए तथा उन्हें आरंभ होने के कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 1, 2, 4, 3। उपरोक्त योजनाओं का सही क्रम इस प्रकार है। प्रधानमंत्री जनधन योजना 28 अगस्त 2014 से, डिजिटल टेंडर एटलस फॉर एडवांसिंग गर्ल्स एजुकेशन इन इंडिया 9 मार्च 2015 से, मुद्रा बैंक योजना 8 अप्रैल 2015, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना 9 मई 2015। निम्नलिखित में से समन्वित बाल विकास सेवा ICDS योजना के अंतर्गत कौन सी सेवा नहीं प्रदान होती है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी बच्चों को निःशुल्क पुस्तकें एवं विद्यालय पोशाक का वितरण। समन्वित बाल विकास योजना या एकीकृत बाल विकास योजना ICDS 6 वर्ष तक के बच्चों, गर्भवती महिलाओं तथा स्तनपान कराने वाली महिलाओं के स्वास्थ्य पोषण एवं शैक्षणिक सेवाओं को एकीकृत करने की योजना है। यह महिला और बाल विकास मंत्रालय के अंतर्गत 1975 में प्रारंभ की गई थी। इस योजना में बच्चों को निःशुल्क पुस्तक एवं पोशाक वितरण का कोई उपबंध नहीं है। वित्त वर्ष 2017-18 के संघ सरकार के बजट की 10 मुख्य विषय वस्तुओं में निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? सही जवाब है ऑप्शन ए निर्यात निष्पादन। केंद्रीय बजट 2017-18 में सरकार का एजेंडा
एनर्जीज एंड क्लीन इंडिया था। इस एजेंडा को आगे बढ़ाने के लिए बजट प्रस्तावों को 10 विशिष्ट स्तंभों के अंतर्गत रखने का प्रस्ताव है, जिनमें शामिल है किसान, ग्रामीण आबादी, युवा, निर्धन व वंचित वर्ग, अवसंरचना, वित्तीय क्षेत्र, डिजिटल अर्थव्यवस्था, लोक सेवा, विवेकपूर्ण राजकोषीय प्रबंधन और कर प्रशासन। निर्यात निष्पादन इसमें शामिल नहीं है। बुलक कैपिटलिस्ट बैल पूंजीपति किसे कहा जाता है? सही जवाब है ऑप्शन सी, उन किसानों को जिनके पास कुछ साधन तो हैं पर धनाढ्य नहीं है। बुलक कैपिटलिस्ट बैल पूंजीपति उन किसानों को कहा जाता है जिनके पास कुछ साधन तो हैं पर धनाढ्य नहीं है। निम्नलिखित में से किस वर्ष में संयुक्त राष्ट्र संघ ने परम गरीबी की परिभाषा अंगीकृत की थी? 1995 में संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 1995 में परम गरीबी की परिभाषा को अंगीकृत किया गया था। परम गरीबी से तात्पर्य ऐसी परिस्थिति से है जिसमें मानव की मूलभूत आवश्यकताओं तक पहुंच न हो। मूलभूत आवश्यकताओं में स्वास्थ्य, शिक्षा, आवास, सूचनाएं, स्वच्छता, शुद्ध जल एवं भोजन शामिल हैं। निम्नलिखित में से कौन एक वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स वैश्विक लिंग अंतराल सूचकांक के आकलन हेतु प्राचल के रूप में प्रयुक्त नहीं होता है? सही जवाब है ऑप्शन डी, आराम। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स के आकलन हेतु प्राचल के रूप में स्वास्थ्य, शिक्षा, अर्थव्यवस्था और राजनीति को प्रयुक्त किया जाता है। उपरोक्त विकल्पों में आराम प्राचल के रूप में प्रयुक्त नहीं होता। कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी से सुस्पष्टता से ट्रैक किया जा सकता है? डॉपलर प्रभाव द्वारा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी से सुस्पष्टता से डॉपलर प्रभाव से ट्रैक किया जा सकता है। इसके लिए डॉपलर कर्व का प्रयोग किया जाता है। डॉपलर प्रभाव द्वारा उपग्रह को ट्रैक किया जाता है, जिसमें उपग्रह एवं भेजने वाले केंद्र के मध्य संपर्क को विनियमित किया जाता है। यह कर्व समय एवं आवृत्ति के मध्य बनाया जाता है। एक सुरंग में 100 वाट क्षमता वाले 5 बल्ब लगातार 20 घंटे तक जलाए जाते हैं। संपूर्ण विद्युत खर्च होगी, तो सही जवाब है ऑप्शन सी, 10 यूनिट। यदि 100 ग्राम चीनी को आधा लीटर पानी में मिलाकर एक असंतृप्त चीनी का घोल तैयार किया जाए तो निम्न में से कौन सी भौतिक राशि नहीं बदलेगी? सही जवाब है ऑप्शन डी, आयतन। 100 ग्राम चीनी को आधा लीटर पानी में मिलाने पर उसके द्रव्यमान में परिवर्तन होगा। द्रव्यमान में होने वाला परिवर्तन घनत्व को भी प्रभावित करेगा। सांद्रता अवयव की मात्रा पर ही निर्भर करता है, अतः यह भी प्रभावित होगी। किंतु आयतन किसी के घेरने की माप होती है जो नहीं बदलेगा। आयोग द्वारा जारी संशोधित उत्तर पत्रक में इस प्रश्न का विकल्प ए सही माना गया है। मोबाइल चार्जर होता है? सही जवाब है ऑप्शन डी, एक अपचायी ट्रांसफार्मर। मोबाइल चार्जर एक अपचायी स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है जिसका प्रयोग वोल्टेज को नीचा करने के लिए किया जाता है। इसमें एक रेक्टिफायर भी होता है जो निम्न एसी करंट को डीसी में कन्वर्ट करता है। अगला प्रश्न है, टेलीविजन दर्शक डिश एंटीना प्रयुक्त करते हुए बरसात में उपग्रह सिग्नल नहीं प्राप्त करते क्योंकि? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, 1, 2 और 3। टेलीफोन दर्शक डिश एंटीना प्रयुक्त करते हुए बरसात में उपग्रह सिग्नल नहीं प्राप्त करते हैं क्योंकि वर्षा की बूंदें रेडियो तरंगों की ऊर्जा अवशोषित कर लेती हैं तथा साथ ही साथ वर्षा की बूंदों से रेडियो तरंगों में अपवर्तन एवं परावर्तन होने से सिग्नल बिखर जाते हैं एवं कमजोर हो जाते हैं। एंटीना छोटे होने के कारण कमजोर सिग्नल पकड़ने में बाधा उत्पन्न होती है, अतः तीनों विकल्प सही हैं। एक कटा हुआ हीरा जगमगाहट के साथ चमकता है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है और आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक हो जाता है तो विरल माध्यम में प्रकाश किरण का अपवर्तन नहीं होता है बल्कि संपूर्ण प्रकाश परावर्तित होकर सघन माध्यम में ही वापस लौट आता है। इस प्रकार के परावर्तन को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। कटे हुए हीरे की जगमगाहट का कारण पूर्ण आंतरिक परावर्तन ही है। भोपाल गैस दुर्घटना का कारण था? तो सही जवाब है ऑप्शन ए। भारत के मध्य प्रदेश राज्य के भोपाल शहर में 2-3 दिसंबर 1984 को एक भयानक औद्योगिक दुर्घटना हुई। इसे भोपाल गैस त्रासदी के नाम से जाना जाता है। भोपाल स्थित यूनियन कार्बाइड नामक कंपनी के कारखाने से मिथाइल आइसोसाइनेट मिक नामक जहरीली गैस का रिसाव हुआ जिससे लगभग
15,000 से अधिक लोगों की जान गई तथा बहुत सारे लोग शारीरिक अपंगता के शिकार हुए। एलपीजी सिलेंडर के रिसाव से उत्पन्न दुर्गंध निम्नलिखित में से किसकी होती है? इथाइल मरकप्टेन की। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। दोस्तों द्रवित पेट्रोलियम गैस प्रोपेन, ब्यूटेन तथा आइसोब्यूटेन आदि हाइड्रोकार्बन का मिश्रण है एवं घरों में रसोई गैस के रूप में प्रयुक्त होता है। इसमें अत्यंत उच्च दाब पर प्रोपेन, ब्यूटेन एवं आइसोब्यूटेन जैसी गैसें द्रवित होती हैं। इन्हीं द्रवित हाइड्रोकार्बनों के मिश्रण को द्रवित पेट्रोलियम गैस एलपीजी कहते हैं। यह प्राकृतिक गैस तथा पेट्रोलियम के प्रभावी आसवन से प्राप्त होता है। एलपीजी के रिसाव की पहचान के लिए उसमें कुछ दुर्गंध युक्त पदार्थ इथाइल मरकप्टेन आदि मिला दिया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक पदार्थ प्राकृतिक बहुलक है? सही जवाब है ऑप्शन बी रेशम। रेशम एक प्राकृतिक बहुलक है। बहुलकीकरण वह अभिक्रिया है जिसमें एक ही प्रकार के एक से अधिक अणु आपस में जुड़कर कोई अधिक अणुभार वाला अणु बनाते हैं। ऊन, रेशम, चमड़ा, स्टार्च एवं सेलुलोज आदि प्राकृतिक बहुलक हैं। बैकेलाइट, केवलार, लेक्सान आदि कृत्रिम बहुलक हैं। यूरिया है तो सही जवाब है ऑप्शन ए, एक नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक। दोस्तों यूरिया एक नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक है जिसका रासायनिक सूत्र NH2CO होता है। कार्बनिक रसायन के क्षेत्र में इसे कार्बामाइड भी कहा जाता है। यह एक रंगहीन, गंधहीन, सफेद, रवेदार, जहरीला ठोस पदार्थ है। यह जल में अति विलेय है। यह स्तनपायी और सरीसृप प्राणियों के मूत्र में पाया जाता है। कृषि में नाइट्रोजन युक्त रासायनिक खाद के रूप में इसका उपयोग होता है। कृत्रिम विधि से सबसे पहले यूरिया बनाने का श्रेय फ्रेडरिक वोहलर को जाता है। बड़े पैमाने पर यूरिया का उत्पादन द्रव अमोनिया तथा द्रव कार्बन डाइऑक्साइड की अभिक्रिया से होता है। निम्नलिखित में से कौन सा कार्बनिक अम्ल अंगूर, इमली तथा केला में प्रचुर मात्रा में विद्यमान रहता है? सही जवाब है ऑप्शन डी टार्टरिक अम्ल। टार्टरिक अम्ल एक कार्बनिक अम्ल है जो अंगूर, इमली तथा केला में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। एसिटिक अम्ल सिरके में, साइट्रिक अम्ल नींबू में तथा लैक्टिक अम्ल दूध में पाया जाता है। फलों के मीठे स्वाद का कारण है फ्रक्टोज। फलों के मीठे स्वाद का कारण उसमें पाई जाने वाली फ्रक्टोज है। फल शर्करा फ्रक्टोजन एक कार्बनिक यौगिक है। इसका स्वाद मीठा होता है। इसकी अभिक्रिया से स्पष्ट होता है कि दूसरे कार्बन पर कीटोन उपस्थित है तथा ग्लूकोज के समान ही इसमें 6 कार्बन परमाणुओं की श्रृंखला पाई जाती है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर चुनिए। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। सही सुमेलन इस प्रकार है। अफीम फल से, हींग जड़ से, रबर तने से, पुनैन छाल से प्राप्त होता है। निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो सही जवाब होगा ऑप्शन डी फ्लोराइड आयन अपच। ये सही सुमेलित नहीं है। विभिन्न प्रदूषकों से होने वाली बीमारी निम्न है। पारा से होता है मिनामाटा बीमारी, कैडमियम से होती है इटाई बीमारी, नाइट्रेट आयन से ब्लू बेबी सिंड्रोम और फ्लोराइड आयन से फ्लोरोसिस रोग होता है। नीचे 2 कथन दिए हैं। कथन है मानव शरीर सेलुलोज के पाचन में असक्षम है। कारण है मानव शरीर में स्टार्च अपघटक एंजाइम डायस्टेस विद्यमान रहता है। नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन करना है। तो दोस्तों सही जवाब होगा ऑप्शन बी, ए सही है किंतु आर गलत है। मानव शरीर सेलुलोज के पाचन में असक्षम है। मानव शरीर में स्टार्च अपघटक एंजाइम डायस्टेस विद्यमान रहता है, परंतु इन दोनों का कोई सीधा संबंध नहीं है। अतः कथन और कारण दोनों सही हैं, परंतु कारण आर कथन ए की सही व्याख्या नहीं है। सुई चुभाने पर निम्नलिखित अंगों में कौन सा दर्द महसूस नहीं करेगा? तो सही जवाब है ऑप्शन बी ब्रेन, मस्तिष्क। सुई चुभाने पर मानव शरीर के मस्तिष्क को दर्द महसूस नहीं होता, बल्कि इसे मात्र नसों में होने वाले परिवर्तनों से यह संकेत मिल जाता है कि कुछ घटना हुई, इसलिए शरीर दर्द महसूस करता है। विकल्प में दिए गए अन्य अंग सुई चुभाने पर दर्द का अनुभव करेंगे। निम्नलिखित में से किस जंतु में खुर नहीं पाए जाते हैं? सही जवाब है ऑप्शन बी गीदड़। खुर कुछ जंतुओं के पांव की अंगुलियों के उस अंतिम भाग को कहा जाता है जो उनका भार उठाता है और केराटिन नामक नाखून जैसी सख्त चीज से ढका होता है। खुर पाए जाने वाले जंतु घोड़ा, गधा, जेब्रा, जिराफ, गैंडा, दरियाई घोड़ा, हिरन, बकरी आदि हैं, जबकि गीदड़ के खुर नहीं पाए जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? सही जवाब है ऑप्शन डी गैस्ट्रिन रक्तचाप का नियमन। दोस्तों इंसुलिन का कार्य है
रक्त शर्करा का नियंत्रण, मेलाटोनिन का है निद्रा का नियंत्रण, ऑक्सीटोसिन है स्तन ग्रंथि से दुग्ध का निस्सरण, और गैस्ट्रिन ये उदर में होता है और गैस्ट्रिक ग्रंथियों को पेप्सिन एंजाइम का एक सक्रिय स्वरूप और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के स्रावण के लिए उद्दीप्त करता है। गैस्ट्रिन का स्रावण उदर में भोजन के पहुंचने से आरंभ होता है। न्यून पीएच इस स्रावण में रुकावट लाता है। पित्ताशय में उपस्थित पत्थर निम्नलिखित में से किसका पाचन प्रभावित करता है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, वसा का। यकृत मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। यकृत की कोशिकाओं से पित्त का स्राव होता है जो पित्ताशय में जमा होता है। पित्ताशय नलिका गहराई में खुलती है। पित्त वसा के इमल्सीकरण में मदद करता है और उसे बहुत छोटे मिसेल कणों में तोड़ता है। पित्त लाइपेज एंजाइम को भी सक्रिय करता है। पित्ताशय में उपस्थित पत्थर पित्त के स्राव को बाधित करते हैं जिससे वसा का इमल्सीकरण बाधित होता है। निम्नलिखित में से कौन सा आनुवंशिक रोग नहीं है? सही जवाब है ऑप्शन ए, रतौंधी। रंजकहीनता, हीमोफीलिया एवं वर्हांधता आनुवंशिक रोग है, जबकि रतौंधी आनुवंशिक रोग नहीं है। रतौंधी आंखों की एक बीमारी है। इस रोग के रोगी को दिन में तो अच्छी तरह दिखाई देता है, लेकिन रात के वक्त वह नजदीक की चीजें ठीक से नहीं देख पाता। रतौंधी का मुख्य कारण विटामिन ए की कमी है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? दोस्तों सही जवाब है ऑप्शन सी, विटामिन डी वंध्यता रोधी कारक। विकल्प सी सुमेलित नहीं है। विटामिन डी की कमी से बच्चों में रिकेट्स तथा वयस्कों में ऑस्टियोमैलेशिया नामक रोग होता है। विटामिन डी का प्रमुख स्रोत सूर्य का प्रकाश है। आयोडीन की कमी से होता है घेंघा रोग। आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है। थायराइड ग्रंथि में वृद्धि को रोकने के लिए आयोडीन आवश्यक है। निम्नलिखित में से किसका मस्तिष्क उसके शरीर के अनुपात में सबसे बड़ा होता है? सही जवाब है चींटी का। विकल्पों में दिए गए जंतुओं में शरीर के अनुपात में चींटी का मस्तिष्क सबसे बड़ा होता है। हवा में तैरते हुए श्वसनीय सूक्ष्म कणों का आकार होता है 5 माइक्रोन से कम। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। हवा में तैरते श्वसनीय सूक्ष्म कणों का आकार 5 माइक्रोन 2.5 माइक्रोन आकार वाले से कम होता है, जो कि श्वास लेते समय सीधे तौर पर फेफड़ों के अंदर चले जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो सही जवाब है ऑप्शन डी, एजोला मक्का। ये सही सुमेलित नहीं है। एजोला एक तैरती हुई फर्न है जो शैवाल से मिलती है। एजोला धान के खेत या उथले पानी में पाई जाती है। एजोला की पंखुड़ियों में एनाबिना नामक झील हरित काई नाम का एक सूक्ष्म जीव होता है जो सूर्य के प्रकाश में वायुमंडलीय नाइट्रोजन का यौगिकीकरण करता है, जो हरे खाद की तरह फसल को नाइट्रोजन की पूर्ति करता है। धान के खेतों में इसका उपयोग सुगमता से किया जाता है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। तो सही जवाब होगा ऑप्शन ए। दोस्तों सही सुमेलन इस प्रकार है, एक तरफ है क्षेत्र, एक तरफ है स्थानांतरित खेती। पश्चिमी घाट में कुमारी होती है, दक्षिण क्षेत्र में दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में वालमरे होती है खेती, और उत्तरी पूर्वी भारत में झूम खेती होती है। मध्य प्रदेश तथा छत्तीसगढ़ में डाहिया खेती होती है, डाहिया। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? सही जवाब है ऑप्शन सी, तंबाकू निषेध दिवस 5 मई। ये सही सुमेलित नहीं है। सही सुमेलन इस प्रकार है, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून, पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल, तंबाकू निषेध दिवस 31 मई और ओजोन दिवस 16 सितंबर। स्पष्ट है कि विकल्प सी सुमेलित नहीं है। हरित गृह प्रभाव से वातावरण में निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन होता है? दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड की वायुमंडल में सांद्रता बढ़ने से हरित गृह प्रभाव में वृद्धि होती है। हरित गृह प्रभाव से आर्द्रता एवं वायु की गतिशीलता दोनों बढ़ जाती है। इस प्रकार विकल्प बी और डी दोनों सही हैं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा इस प्रश्न को मूल्यांकन से बाहर कर दिया गया। निम्नलिखित में से किस पारिस्थितिकी तंत्र में पौधों का जैविक पदार्थ अधिकतम है? सही जवाब है ऑप्शन बी, उष्णकटिबंधीय वर्षावन में। उष्णकटिबंधीय वर्षावन भूमध्य रेखा के दक्षिण एवं उत्तर में लगभग 10 डिग्री अक्षांश के भीतर पाए जाते हैं। ये एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, मध्य अमेरिका, मैक्सिको और प्रशांत द्वीपों पर पाए जाते हैं। धरती पर रहने वाले सभी पशुओं और प्रजातियों की आधी संख्या इन वर्षा वनों में रहती है। इन वनों में पौधों का जैविक पदार्थ अधिकतम होता है।
भारत सरकार ने वन संरक्षण अधिनियम किस वर्ष में अधिनियमित किया था? सही जवाब है ऑप्शन बी 1980 में। भारत सरकार ने वनों के संरक्षण तथा वनों के विकास के लिए वन संरक्षण अधिनियम 1980 पारित किया। इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य वनों का विनाश और वन भूमि को गैर वानिकी कार्यों में उपयोग से रोकना है। इस अधिनियम के प्रभावी होने के पश्चात कोई भी वन भूमि केंद्रीय सरकार की अनुमति के बिना गैर वानिकी या किसी भी अन्य कार्य के लिए प्रयोग में नहीं लाई जा सकती। ध्यातव्य है कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में तथा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में लागू किया गया। जैव विविधता को अधिकतम संकट है। सही जवाब है ऑप्शन ए प्राकृतिक निवास एवं वनस्पतियों के विनाश से। प्राकृतिक निवास एवं वनस्पतियों के विनाश से। जैव विविधता से तात्पर्य पृथ्वी पर पाए जाने वाले जीवों की विविधता से है। साधारण शब्दों में जैव विविधता का अर्थ किसी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में पाए जाने वाले जीवों एवं वनस्पतियों की संख्या से है। जैव विविधता शब्द का प्रयोग वाल्टर जी रोसेन द्वारा 1985 में किया गया। जैव विविधता को अधिकतम संकट प्राकृतिक निवास एवं वनस्पतियों के विनाश से है। जलवायु परिवर्तन, बढ़ते प्रदूषण स्तर, मानव द्वारा प्राकृतिक संसाधनों के अंधाधुंध दोहन से विभिन्न प्रजातियों के आवास नष्ट हो रहे हैं, जिसके कारण बहुत सारी प्रजातियां या तो विलुप्त हो गई हैं या विलुप्त होने के कगार पर हैं। निम्नलिखित में से कौन से जलवायु परिवर्तन के प्रमुख कारक हैं? तो दोस्तों सही जवाब है ऑप्शन बी 1, 2 तथा 4। जलवायु परिवर्तन के प्रमुख कारक हैं जीवाश्मिक ईंधन का अधिकाधिक प्रज्वलन, तैल चालित स्वचालितों की संख्या विस्फोटन, अत्यधिक वनोन्मूलन आदि। उपरोक्त विकल्पों में सौर धधक में वृद्धि जलवायु परिवर्तन का प्रमुख कारक नहीं है। रानी झांसी समुद्री राष्ट्रीय पार्क की स्थापना हुई थी 1996 में। रानी झांसी समुद्री राष्ट्रीय पार्क बंगाल की खाड़ी में भारत के अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में स्थित एक राष्ट्रीय उद्यान है, जिसका उद्घाटन 1996 में किया गया था। इसका कुल क्षेत्रफल 256.14 वर्ग किलोमीटर है। निम्नलिखित ईंधनों में से कौन न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करेगा? सही जवाब होगा हाइड्रोजन। वर्तमान समय में परंपरागत ऊर्जा स्रोतों के साथ हाइड्रोजन सेल का प्रयोग भी ऊर्जा उत्पादन तथा अधिक दूरी के वाहनों में किया जा रहा है, जो जीवाश्म ईंधनों के मुकाबले कम प्रदूषण उत्पन्न करता है। विकल्प में दिए गए अन्य सभी ऊर्जा स्रोत हाइड्रोजन से कई गुना अधिक प्रदूषण उत्पन्न करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में स्थापित प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है? दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन बी जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। भारत में स्थापित प्रथम राष्ट्रीय उद्यान हैली राष्ट्रीय पार्क था, जिसे 1936 में स्थापित किया गया था। इसी पार्क का नाम पर वर्तमान में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। यह नैनीताल उत्तराखंड में अवस्थित है। अधोलिखित में से कौन जीव से जैवमंडल तक जैविक संगठन का सही क्रम है? सही जवाब है ऑप्शन सी जीव से जैवमंडल तक जैविक संगठन का सही क्रम इस प्रकार है: जनसंख्या, समुदाय, पारिस्थितिक तंत्र और भूदृश्य। निम्न में से कौन सा तंत्र सही सुमेलित नहीं है? सही जवाब है ऑप्शन बी ऑटोमोबाइल से कार्बन मोनोऑक्साइड और लेड निकलता है, ना कि CFC। से तीनों विकल्प सही हैं। CFC गैस फ्रिज, रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर से निकलती है। नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, आइए देखते हैं वक्तव्यों को। कथन है भारत में जलवायु परिवर्तन से सामाजिक तनाव बढ़ रहा है। कारण है मौसम की चरम दशा की बारंबारता एवं तीव्रता से खाद्य सुरक्षा पर गंभीर प्रभाव पड़ेंगे। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन ए तथा आर दोनों सही है तथा आर ए का सही कारण है। भारत में जलवायु परिवर्तन से सामाजिक तनाव बढ़ रहा है और मौसम की चरम दशा की बारंबारता एवं तीव्रता से खाद्य सुरक्षा पर गंभीर संकट है। इस प्रकार विकल्प में दिए गए दोनों कथन सही हैं तथा कथन ए का कारण आर व्याख्या करता है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन करिए। तो सही सुमेलन है ऑप्शन बी 3, 4, 1, 2। खेल का सामान मेरठ में, दिया सलाई बरेली, पीतल का सामान मुरादाबाद और लकड़ी की नक्काशी सहारनपुर में होती है। सबके लिए सतत ऊर्जा दशक पहल है। किसकी पहल है? संयुक्त राष्ट्र संघ की। संयुक्त राष्ट्र संघ ने सबके लिए सतत ऊर्जा दशक 2014 से 2024 घोषित किया है।
भारत सरकार द्वारा अनुमोदित सक्षम परियोजना संबंधित है नवीन अप्रत्यक्ष कर नेटवर्क से केंद्र सरकार ने केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड की 2,256 करोड़ रुपए की सूचना प्रौद्योगिकी परियोजना सक्षम को मंजूरी दे दी है, जिसके तहत केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क बोर्ड को प्रस्तावित नई जीएसटी प्रणाली के नेटवर्क के साथ एकीकृत किया जाएगा। सक्षम सीबीईसी की नई अप्रत्यक्ष कर नेटवर्क प्रणाली एकीकरण है। स्टार्टअप्स की विशेष आवश्यकताओं को पूरा किया जाता है। सही होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी से। कंपनी साझेदारी या अस्थायी संगठन के रूप में शुरू किए गए उद्यम या नए व्यवसाय को स्टार्टअप कंपनी या स्टार्टअप कहते हैं, जो एक दोहराने योग्य और स्केलेबल व्यापार मॉडल की खोज के लिए आरंभ किया जाता है। स्टार्टअप की आवश्यकताओं को दूत निवेशकों के माध्यम से, जोखिम युक्त पूंजी से तथा भीड़ वित्त पोषण के माध्यम से पूरा किया जाता है, अतः उपरोक्त सभी विकल्प सही हैं। निम्नलिखित में से किसके द्वारा जनवरी 2017 में सेज इंडिया मोबाइल ऐप शुरू किया गया? सही जवाब होगा वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के द्वारा। 6 जनवरी 2017 को वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा सेज इंडिया मोबाइल ऐप की शुरुआत की गई। ब्रिक्स देशों द्वारा कौन सा बैंक चीन में स्थापित किया गया है? तो सही जवाब है ऑप्शन सी, न्यू डेवलपमेंट बैंक। दुनिया की उभरती हुई अर्थव्यवस्था वाले ब्रिक्स देशों ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका ने संघाई में न्यू डेवलपमेंट बैंक एनडीबी की स्थापना की। इसे पहले ब्रिक्स बैंक के नाम से भी जाना जाता था। भारत सरकार द्वारा प्रारंभ की गई स्वदेश दर्शन योजना में निम्नलिखित में से किस पर्यटन चक्र का विकास सम्मिलित नहीं है? सही जवाब है ऑप्शन बी, सूफी चक्र। जनवरी 2015 में पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा स्वदेश दर्शन योजना का शुभारंभ किया गया। इस योजना के तहत 13 थीम आधारित परिपथों की पहचान की गई। ये परिपथ हैं पूर्वोत्तर भारत परिपथ, कृष्ण परिपथ, मरुस्थल परिपथ, बौद्ध परिपथ, हिमालय परिपथ, तटीय परिपथ, जनजातीय परिपथ, वन्य जीव परिपथ, ग्रामीण परिपथ, आध्यात्मिक परिपथ, रामायण परिपथ, विरासत परिपथ एवं इको परिपथ। प्रश्नकाल के दौरान इसमें सूफी परिपथ शामिल नहीं था, किंतु वर्ष 2019 में भारत सरकार ने स्वदेश दर्शन योजना में 2 नए सर्किटों को जोड़ा है, तीर्थंकर परिपथ और सूफी परिपथ। इस प्रकार अब कुल 15 परिपथ हो गए हैं। अगला प्रश्न है 1 अप्रैल 2017 से प्रभावी उत्तर प्रदेश में अकुशल श्रमिक की न्यूनतम मजदूरी निश्चित की गई है। तो सही जवाब है ऑप्शन बी, 7400 प्रति माह। अप्रैल 2017 से प्रभावी उत्तर प्रदेश में अकुशल श्रमिक की न्यूनतम मजदूरी 7400 रुपये निर्धारित की गई, किंतु 1 अप्रैल 2020 से उत्तर प्रदेश में अकुशल श्रमिक की मजदूरी न्यूनतम मजदूरी 8,625 रुपये प्रति माह अथवा 331.73 रुपये प्रतिदिन तय की गई है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 3 के अनुसार भारत में स्वास्थ्य देखभाल का मुख्य स्रोत चिकित्सा का निजी क्षेत्र है। तो सही जवाब होगा ऑप्शन सी, शहरी क्षेत्रों के 70% कुटुंबों का। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 3 के अनुसार भारत में शहरी क्षेत्र के 70% परिवारों का स्वास्थ्य देखभाल का मुख्य स्रोत चिकित्सा का निजी क्षेत्र है। ऊर्जा गंगा परियोजना के लिए निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? ऊर्जा गंगा परियोजना के लिए कौन से कथन सही हैं? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। ऊर्जा गंगा परियोजना अत्यंत महत्वाकांक्षी गैस पाइपलाइन परियोजना है। इसका लक्ष्य देश के पूर्वी भाग के निवासियों को पाइप नेचुरल गैस, पीएनजी और वाहनों के लिए सीएनजी उपलब्ध कराना है। अक्टूबर 2016 में भारतीय प्रधानमंत्री ने वाराणसी में इस परियोजना का शिलान्यास किया। इस योजना में पूर्वी भारत के 5 राज्य उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, झारखंड और उड़ीसा शामिल हैं। निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो सही जवाब होगा ऑप्शन डी, स्वच्छ भारत मिशन, शुद्ध पेयजल। दोस्तों स्वच्छ भारत मिशन का उद्देश्य शौचालय के निर्माण से है, न कि शुद्ध पेयजल से। वहीं अन्य तीनों विकल्प सही सुमेलित हैं। उदय UDAY का संबंध है, इसका उद्देश्य है विद्युत वितरण करने वाली कंपनियों का वित्त पोषण करना। हृदय HRIDAY का संबंध है विरासत वाले शहरों का संरक्षण एवं पुनर्जीवन से। अमृत AMRUT का संबंध है शहरों में मूलभूत संरचना सुधार से। यूनेस्को के तत्वाधान में सामाजिक विकास पर प्रथम विश्व शिखर सम्मेलन कहां पर आयोजित किया गया था? तो कोपेनहेगन में। सामाजिक विकास पर प्रथम विश्व शिखर सम्मेलन मार्च 1995 में कोपेनहेगन में आयोजित किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा देश फीफा कॉन्फेडरेशन कप 2017 का विजयी देश था?
जर्मनी। फीफा कॉन्फेडरेशन कप 2017 के फाइनल में जर्मनी ने चिली को 1-0 से हराकर यह खिताब जीता। जर्मनी ने यह खिताब पहली बार जीता था। G20 शिखर सम्मेलनों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दोस्तों सही जवाब है ऑप्शन बी, केवल 1 और 3। G20 का 12वां शिखर सम्मेलन 7 से 8 जुलाई 2017 हैम्बर्ग जर्मनी में संपन्न हुआ। इसका 13वां शिखर सम्मेलन 2018 में ब्यूनस आयर्स अर्जेंटीना में तथा 14वां शिखर सम्मेलन 2019 में जापान में संपन्न हुआ। जबकि नवंबर 2020 में 15वां शिखर सम्मेलन सऊदी अरब में होना था, किंतु कोविड-19 के कारण इसका आयोजन सऊदी अरब की अध्यक्षता में वर्चुअली रूप से किया गया। वर्ष 2021 का G20 सम्मेलन रोम में हुआ। महिला एकदिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में मिताली राज के प्रदर्शन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दोस्तों सही जवाब होगा ऑप्शन ए, भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान मिताली राज ने 12 जुलाई 2017 को वनडे मैचों में सर्वाधिक रन बनाने का विश्व कीर्तिमान बनाने के साथ ही इस प्रारूप में 6000 रन पूरा करने वाली विश्व की पहली महिला क्रिकेटर बन गई। सर्वाधिक शतक बनाने का विश्व रिकॉर्ड ऑस्ट्रेलिया की कप्तान मेग लेनिंग के नाम पर है। अतः कथन 1, 2 तथा 3 सही हैं। निम्नलिखित देशों में किसने भारत तथा यूएसए के साथ जुलाई 2017 में मालाबार नौसैनिक अभ्यास में भाग लिया था? जापान ने। 10 से 17 जुलाई 2017 तक हिंद महासागर में भारत, अमेरिका और जापान की नौसेनाओं का मालाबार अभ्यास संपन्न किया गया। अगस्त 2021 में मालाबार सैन्य अभ्यास के 25वें संस्करण का आयोजन फिलीपीन सागर में किया गया। सतत विकास लक्ष्य 2017 के सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है? 116वां। सतत विकास लक्ष्य 2017 के सूचकांक में कुल 157 देशों में भारत का 116वां था। सतत विकास लक्ष्य 2020 के सूचकांक के तहत भारत 117वें स्थान पर है। सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2021 में भारत का स्थान 120वां है। देश के प्रथम सौर ऊर्जा युक्त डिब्बों वाली डेमू ट्रेन को 14 जुलाई 2017 को लॉन्च किया गया था। सही जवाब होगा ऑप्शन सी, सफदरजंग रेलवे स्टेशन पर। रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने 14 जुलाई 2017 को विश्व की पहली सोलर एनर्जी की ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। यह ट्रेन दिल्ली के सराय रोहिल्ला से गुरुग्राम, पूर्व गुड़गांव के फारूक नगर तक चलेगी। इस ट्रेन की लॉन्चिंग सफदरजंग रेलवे स्टेशन से की गई। निम्नलिखित में से किस भारतीय वैज्ञानिक को फ्यूचर वर्ग में 2017 का डैन डेविड पुरस्कार दिया गया? श्रीनिवास कुलकर्णी को। वर्ष 2017 में कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर एवं भारतीय वैज्ञानिक श्रीनिवास कुलकर्णी को खगोल शास्त्र के क्षेत्र में योगदान के लिए 19 मई 2017 को प्रतिष्ठित डैन डेविड पुरस्कार दिया गया। डैन डेविड पुरस्कार 2020 के लिए प्रोफेसर गीता सेन को लैंगिक समानता के क्षेत्र में चुना गया है। निम्नलिखित में से किस राज्य में जापानी इंसेफ्लाइटिस अनुसंधान केंद्र स्थापित किया जाने वाला है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश। गोरखपुर में हुए बीआरडी मेडिकल कॉलेज अस्पताल हादसे के बाद केंद्र ने 2004 से लंबित जापानी इंसेफ्लाइटिस अनुसंधान केंद्र स्थापित करने के प्रस्ताव को पास कर दिया है। यह अनुसंधान केंद्र उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में स्थापित किया जाएगा। भारत का सबसे बड़ा माने जाने वाला वैश्विक कौशल पार्क की आधारशिला जुलाई 2017 में रखी गई भोपाल में। भारत के सबसे बड़े वैश्विक कौशल पार्क की आधारशिला 3 जुलाई 2017 को भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भोपाल के भारतीय प्रबंधन अकादमी में रखी। यह पार्क 37 एकड़ में 650 करोड़ की लागत से बनेगा। जून 2017 में मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा गठित राष्ट्रीय शिक्षा नीति पैनल के अध्यक्ष हैं। सही जवाब है ऑप्शन सी, के कस्तूरी रंजन। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने प्रसिद्ध वैज्ञानिक एवं पद्म विभूषण से सम्मानित के कस्तूरी रंजन को राष्ट्रीय शिक्षा नीति के फाइनल रूपरेखा के निर्माण हेतु गठित 9 सदस्यीय समिति का अध्यक्ष बनाया है। इस समिति की रिपोर्ट पर ही 29 जुलाई 2020 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को स्वीकृति प्रदान की गई। मई 2017 में उद्घाटन किए गए ढोला सदिया पुल की लंबाई कितनी है? 9.5 किलोमीटर। भूपेन हजारिका सेतु या ढोला सदिया सेतु भारत का सबसे लंबा पुल है। इस सेतु का उद्घाटन 26 मई 2017 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया। यह 9.15 किलोमीटर 9.69 मील लंबा 5.69 मील लंबा सेतु लोहित नदी को पार करता है, जो ब्रह्मपुत्र नदी की एक मुख्य उपनदी है। इसका एक छोर अरुणाचल प्रदेश के ढोला कस्बे में और दूसरा छोर असम के तिनसुकिया जिले के सदिया कस्बे में है। भारत की प्रथम सेमी हाई स्पीड ट्रेन तेजस चलेगी।
मुंबई तथा करमाली के बीच। भारत की प्रथम सेमी हाई स्पीड ट्रेन तेजस में अत्याधुनिक सुविधाएं मौजूद हैं। यह ट्रेन मुंबई से करमाली के मध्य चली। संघाई सहयोग संगठन का शिखर सम्मेलन, जिसमें भारत को पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल किया गया, संपन्न हुआ था अस्ताना में। 9 जून 2017 को संघाई सहयोग संगठन SCO की बैठक कजाकिस्तान के अस्ताना में आयोजित हुई, जिसमें भारत और पाकिस्तान को इस संगठन में पूर्णकालिक सदस्य बनाया गया। इसके साथ ही चीन के प्रभुत्व वाले SCO की सदस्य संख्या बढ़कर 8 हो गई। SCO के ये 8 सदस्य राष्ट्र हैं: रूस, चीन, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, भारत और पाकिस्तान। यह SCO का पहला विस्तार है। संघाई सहयोग संगठन की 19वीं बैठक का आयोजन भारत की अध्यक्षता में नवंबर 2020 में वर्चुअली रूप में संपन्न हुआ। 17 सितंबर 2021 को संघाई सहयोग संगठन के राष्ट्राध्यक्षों की परिषद की 21वीं बैठक हाइब्रिड प्रारूप में दुशांबे में हुआ। 9वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का मेजबान देश है चाइना। 4 सितंबर 2017 को ब्रिक्स के 9वें शिखर सम्मेलन की बैठक चीन के जियामन शहर में आयोजित हुई। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शामिल होने वाले देश ब्राजील, रूस, चीन, भारत और दक्षिण अफ्रीका हैं। 12वां ब्रिक्स सम्मेलन नवंबर 2020 में रूस की अध्यक्षता में वर्चुअली रूप में आयोजित किया गया। 13वें ब्रिक्स सम्मेलन का आयोजन 2021 में भारत में किया गया। शहरी विकास मंत्रालय द्वारा मई 2017 में जारी की गई सूची के अनुसार निम्नलिखित में से किस शहर को सर्वाधिक गंदे शहर का दर्जा दिया गया है? गोंडा को। शहरों में साफ सफाई की व्यवस्था को लेकर करवाए गए केंद्र सरकार के स्वच्छता सर्वेक्षण 2017 के नतीजे 4 मई 2017 को जारी किए गए। इस सर्वेक्षण में इंदौर मध्य प्रदेश सबसे स्वच्छ तथा गोंडा उत्तर प्रदेश सबसे गंदे शहरों में शामिल है। वर्ष 2021 में सबसे स्वच्छ शहर इंदौर लगातार 15वीं बार एवं सबसे गंदा शहर कोटा उत्तरी है। निम्नलिखित में से किसे 2016 के सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया गया है? दोस्तों सही जवाब है ऑप्शन डी, महाबलेश्वर सैल। प्रसिद्ध कोंकणी लेखक महाबलेश्वर सैल को उनके प्रसिद्ध उपन्यास हावठड़ के लिए वर्ष 2016 के सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया गया। सिंधी साहित्यकार वासुदेव मोही को 2019 के 29वें सरस्वती सम्मान के लिए चुना गया है। उन्हें यह सम्मान उनके कहानी संग्रह चेकबुक के लिए दिया जाएगा। वर्ष 2020 के 30वें सरस्वती सम्मान सरल कुमार लिम्बाले को प्रदान किया गया है। विश्व जनसंख्या दिवस 2017 की विषय वस्तु है? सही जवाब है ऑप्शन डी, फैमिली प्लानिंग, एम्पावरिंग पीपल, डेवलपिंग नेशन। विश्व जनसंख्या दिवस प्रतिवर्ष 11 जुलाई को मनाया जाता है। वर्ष 2017 के विश्व जनसंख्या दिवस की विषय वस्तु फैमिली प्लानिंग, एम्पावरिंग पीपल, डेवलपिंग नेशन है। विश्व जनसंख्या दिवस 2020 की थीम पुटिंग द ब्रेक्स ऑन कोविड-19, हाउ टू सेफगार्ड द हेल्थ ऑफ राइट्स ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स नाउ है। 11 जुलाई 2021 विश्व जनसंख्या दिवस का थीम है राइट्स एंड चॉइसेस आर द आंसर, वेदर बेबी बूम आर बस्ट, द सॉल्यूशन शिफ्टिंग फर्टिलिटी रेट्स लाइज इन प्रायोरिटाइजिंग द रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड राइट्स ऑफ ऑल पीपल। यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशंस नेटवर्क द्वारा 2017 में प्रकाशित विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व के सर्वांग रूप से सर्वाधिक संपन्न है? सही जवाब है ऑप्शन डी, नॉर्वे। यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क द्वारा 2017 में प्रकाशित विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक प्रसन्न देश नॉर्वे था। विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2021 के अनुसार सर्वाधिक प्रसन्न देश फिनलैंड है। इस सूची में भारत का स्थान 139वां है। इजरायल एवं फिलिस्तीन के मध्य शांति वार्ता है अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन 2017 निम्नलिखित में से कहाँ हुआ था? पेरिस में। इजरायल एवं फिलिस्तीन के मध्य वार्ता में 70 देशों के प्रतिनिधि सम्मिलित हुए थे। यह वार्ता पेरिस में 15 जनवरी 2017 को हुई। इस वार्ता में एक बार फिर द्विराष्ट्र समाधान पर चर्चा की गई। ऑस्ट्रेलियाई ओपन बैडमिंटन सुपर सीरीज में पुरुष एकल का खिताब जीतने वाला प्रथम भारतीय कौन है? के श्रीकांत। ऑस्ट्रेलिया ओपन बैडमिंटन सुपर सीरीज में पुरुष एकल का खिताब भारत के श्रीकांत ने चेन लाल को 22-20, 21-16 से हराकर जीता। वह ऐसा करने वाले प्रथम भारतीय हैं। वर्ष 2019 का ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट का खिताब जोनाथन क्रिस्टी ने जीता।
किस राज्य सरकार ने सरकार की उपलब्धियों को प्रदर्शित करने के लिए वेब आधारित मंच प्रतिबिंब मार्च 2017 में शुरू की? सही जवाब है ऑप्शन सी, कर्नाटक। कर्नाटक राज्य सरकार के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने 6 मार्च 2017 को राज्य की जनता को सरकार की उपलब्धियों को दर्शाने के लिए प्रतिबिंब नामक वेब प्लेटफॉर्म लॉन्च किया। यह कन्नड़ एवं अंग्रेजी भाषा में होगा। सो जी फर्स्ट को सोचिए, सेकंड से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। सही जवाब होगा ऑप्शन बी। दोस्तों सही सुमेलन इस प्रकार है। वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में स्थित है। भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान झांसी में स्थित है। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान जोधपुर में स्थित है। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली में स्थित है। दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें। दोस्तों ये भी बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी है और कमेंट बॉक्स में ये बताएं कि आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए ताकि हमारी टीम उस टॉपिक पर वीडियो लेकर आ सके। दोस्तों हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। जल्दी आपसे मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।